गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मिरर फॉर्मूला अर्थात दर्पण सूत्र को समझेंगे। दर्पण शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। दर्पण में अवतल दर्पण, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण भी होते हैं। लेकिन हम जिस सूत्र को अभी पढ़ने जा रहे हैं, यह सूत्र उत्तल तथा अवतल दर्पण में ही हमें जानना है। दरअसल उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में ही ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में ये जो तीनों दूरियां हैं, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी तथा फोकस दूरी, इनके बीच संबंध। परीक्षा में इस प्रश्न को पूछने के अनेकों तरीके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें 1/f = 1/v + 1/u। यह आपसे पूछा जा सकता है अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो आइए देखते हैं 1/f = 1/v + 1/u कैसे सिद्ध करते हैं। पहले प्रश्न लिखते हैं। वन बाई एफ = 1/v + 1/u। सबसे पहले इसे सिद्ध करते वक्त आपको यह ख्याल रखना होगा, चिन्ह परिपाटी, दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान में रहे तो फिर ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम यहां क्या करते हैं, पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। हमने अवतल दर्पण बनाया तथा इसमें मुख्य अक्ष, ये बिंदु है P, यहां F, यहां C तथा एक वस्तु रखते हैं जो वक्रता केंद्र के बाहर हो, अर्थात वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। वस्तु को हमेशा हम क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं। वस्तु से एक प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आती है और दर्पण पे आपतित होती है। यह किरण परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। एक दूसरी किरण जो C से होते हुए आती है, थोड़ा सा इस दर्पण को और बड़ा बनाते हैं। दूसरी किरण कहां से आएगी, C से। यह किरण आएगी और दर्पण पर आपतित होगी। किरण आएगी, दर्पण पर आपतित होगी तथा चूंकि C से आ रही है तो इसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे मिलेगी, यहीं पे क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर मैंने इसका नाम BA रखा तो ये हो जाएगा हमारा A', B'। ठीक है, क्या हुआ, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पे हम एक वस्तु लंबवत BA वस्तु को रखते हैं। वस्तु से एक किरण दर्पण पर आपतित होती है, आपतन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र अर्थात C से आती है तथा पुनः उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अतः यही किरण आपतित है और यही किरण परावर्तित भी है। इसीलिए मैंने यहाँ भी एरो बनाया और इधर से ऐसे एरो बनाया। तो हम क्या देखते हैं कि दो परावर्तित किरणें जहाँ मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अर्थात वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो C तथा F के बीच रखता है, मतलब C और F के बीच बनता है।
अब इतना सारा जब हम काम कर देते हैं तो बस एक काम और हम करते हैं, यहां एक लंब डालते हैं। एक लंब इस बिंदु से प्रधान अक्ष पे डालते हैं। इसका आप कुछ भी नाम रख दीजिए, एन नाम रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, पूरी कहानी को लिखते हैं कि माना कि अवतल दर्पण का भी नाम लिख दीजिए, mm डैश एक अवतल दर्पण है। AB BA वस्तु का प्रतिबिंब C तथा F के बीच A डैश B डैश बनता है। यहां दो त्रिभुज को देखना है, एक है त्रिभुज ABC तथा एक दूसरा त्रिभुज है A डैश B डैश C। हम छायांकित कर देते हैं इस त्रिभुज को, त्रिभुज ABC तथा इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABC, इसको BAC कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C। गौर से इस दोनों त्रिभुज को आप देखें, ये दोनों त्रिभुज अगर ये रेखा और ये रेखा देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। दरअसल हमें करना ये है कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर देना है। तो दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं ही, क्योंकि किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः आपस में बराबर रहता है और वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण कोण BCA तथा इस त्रिभुज में देखा जाए तो कोण A डैश C B डैश, A डैश C कोण A डैश C B, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। एक और कोण BAC, कोण BAC बराबर है कोण B डैश A डैश C के, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। अतः यह दोनों त्रिभुज क्या है, इसलिए त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि AB BA बटा A डैश B बराबर AC बटा A डैश C। चूंकि ये समानुपाती भी होंगे, इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, वैसे ये इस दोनों त्रिभुज को हम देखते हैं। कौन कौन?
यहाँ हम नाम रख देते हैं, यहाँ तो नाम हम रखना भूल गए, इसको चलिए डी कर देते हैं, ठीक है। अब आइए त्रिभुज DNF तथा त्रिभुज A'B'F, ये दोनों भी आपस में समरूप हैं। ये कैसे समरूप होंगे? कौन कौन त्रिभुज? ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। सिंपल वही बात है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी इसका 90 डिग्री है। दूसरी चीज है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख, अतः दोनों कोण आपस में, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। अर्थात तथा ये समरूप है, डायरेक्ट लिखते हैं क्या है? समरूप है। और जब समरूप है तो फिर आप यहां लिखेंगे DN बाई A' B' इज इक्वल टू FN, क्या लिखेंगे? FN बाई FA'। देखिए यहां थोड़ा सा समझने का चीज है, बस सेम काम मैंने किया, जैसे इस यहां पे लाया ठीक वैसे ही काम मैंने वहां भी किया। अब यहां एक चीज ये है कि सोचिए जरा, अगर ये दर्पण का द्वारक, ये जो द्वारक होता है तो क्या दर्पण का, ये अगर दर्पण है तो ये इसका द्वारक है। ये द्वारक अगर बहुत छोटा हो तो जो बहुत छोटा होगा तो NP के अत्यंत निकट होगा। अर्थात हम इसको ऐसे करें, AB तथा DN, AB और DN ये दो समानांतर रेखा है और ये दोनों लंब है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। अतः हम AB को DN लिख सकते हैं, DN को AB लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने लिखा DN, तो इस DN को हम क्या लिख सकते हैं? इस DN को हम ये भी लिख सकते हैं कि AB बाई A' B इज इक्वल टू FN बाई FA'। यहां लिख देंगे AB BA, यहां भी क्या लिखेंगे? BA इज इक्वल टू DN। अतः इस आधार पे हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण। नहीं, यहां समीकरण नहीं लिखिए, एक काम और करते हैं इसमें। काम वो ये है, इसको मिटाया जा सकता है, खैर रुकिए एक मिनट। इसको हम करते ये हैं कि अब ये अगर दर्पण का द्वारक, यहां लिखेंगे अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु N बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो N और P क्या हो जाएंगे? बहुत जब छोटा होगा तो ये दोनों आपस में काफी नजदीक हो जाएंगे, और नजदीक हो जाएंगे वैसे स्थिति में FN हो जाएगा FP के। FN क्या हो जाएगा? FP के। तब FN बराबर हो जाएगा FP। इस आधार पर अब हम इस समीकरण को क्या लिखेंगे? FN की जगह क्या लिख देना है? FP लिख देना है। अर्थात इसको थोड़ा सा और नीचे रख दीजिए। ये हमारा है समीकरण 1 जो है, चलिए यहां ले लेते हैं। अर्थात BA बाई A' B इज इक्वल टू FN को क्या लिख सकते हैं? FP बाई FA'। ये हो गया समीकरण 2। यहां गौर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखेंगे।
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि समीकरण ए तथा समीकरण 2 दोनों के LHS समान है, BA/A' BA/A'. ऐसे स्थिति में ये लिखा जा सकता है कि जब LHS समान है तो RHS भी आपस में समान हो जाएंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं AC मतलब इसको लिख दीजिए आप समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AC/A' इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू FP/FA'. FP/FA'. बस अब इस चीज को आप मिटा दीजिए. ये हो गया हमारा समीकरण 3. ये समीकरण 3 हो गया. आप पहले से पढ़े हैं कि वस्तु दूरी को U कहते हैं. क्या वस्तु दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी इज इक्वल टू U. प्रतिबिंब दूरी इज इक्वल टू V. फोकस दूरी इज इक्वल टू F. वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी. वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं. वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू 2F. चूंकि R को ही 2F कहते हैं, इसको पिछले क्लास में हमने सिद्ध भी किया है. अगर ये चीज आप पहले से जानते हैं और यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे. अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, AC खोजिए. इसमें कहा AC? AC तो इसमें कोई नामकरण है क्या AC का? AC यहाँ क्या है? AC का तो कोई नामकरण नहीं है, चूंकि आप समझ सकते हैं इसका कोई तो नामकरण नहीं दिया गया है. तो ऐसे स्थिति में हम ये भी तो लिख सकते हैं कि AC को लिख सकते हैं AP, टोटल AP माइनस PC. AC को क्या लिख सकते हैं? AP माइनस PC. अब बटा A'(C). A'(C) तो A'(C) को हम लिख सकते हैं PC माइनस A'(C) है ना, तो PC माइनस PA'. थोड़ा सा ये देखने में दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, राइट रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो खैर PC माइनस PA' बराबर ही नहीं हो जाएगा. देखो टोटल PC इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं. ठीक इसी आधार पर FP है, FN को FP हमने कहा है, तो FP को कुछ नहीं, FP को तो फोकस दूरी ही कहते हैं, तो FP को FP रहने दिए क्योंकि FP लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है. अतः FP बाई क्या है, FA'. फिर FA' का कोई नामकरण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P से, सबका दूरी P से देखेंगे, सबको हम P से बना देंगे. तो FA' को हम लिख सकते हैं PA' माइनस PF. PA' माइनस PF. अब बस मान रख देते हैं. AP क्या है, ये AP को क्या कहते हैं? P से ये वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? U कहते हैं. और चूंकि ये सारा का सारा बाईं हो रहा है तो सब क्या होगा, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग सब माइनस में हो जाएगा. अब देखिए PA को क्या कहते हैं? ध्रुव से वस्तु दूरी को U कहते हैं, यहां लिखा हुआ है. तो ये हो जाएगा माइनस U माइनस PC को क्या कहते हैं? R बराबर 2F. तो ये भी लेफ्ट साइड में है, तो माइनस 2F बाई PC. इसी को तो माइनस 2F कह रहे हैं, तो माइनस 2F माइनस PA'. देखिए P से ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं? V कहते हैं. V ये भी माइनस में होगा, माइनस V इज इक्वल टू FP. इस दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल f कहते हैं. ये भी माइनस होगा क्योंकि सब लेफ्ट साइड में है, सब P से अपोजिट साइड डायरेक्शन में है. उसके बाद क्या है? PA'. ये प्रतिबिंब दूरी है, V है ये. PA' को क्या कहेंगे? V माइनस V. और फिर क्या है? माइनस PF.
पी एफ, देखिए एकदम ध्यान से देखना होगा, पी एफ, इसको क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो ये माइनस एफ। अब यहां मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। आइए देखते हैं, ये माइनस यू है तो माइनस यू, अब माइनस माइनस प्लस तो +2f बाई माइनस 2f तो -2f, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ऐसे था माइनस माइनस प्लस तो +v इज इक्वल टू -f बाई -v अब माइनस माइनस प्लस f। अब इस चीज को, ये लेफ्ट, ये जो चीज हमने लिखा है इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए इसको हम करते क्या हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स, आप बीजगणित बनाए हैं, अलजेब्रा है, ये क्या है ना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कौड़ी गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो -u को पहले -v + f से करेंगे, फिर +2f को -v + f से करेंगे। तो -u को -v से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस uv, फिर -u को +f से करेंगे तो -uf, फिर +2f को -v से करेंगे तो -2vf या 2f भी वही हुआ, +2f को फिर +f से करेंगे तो ये हो जाएगा +2f²। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -f को फिर अब इससे करेंगे तो माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, f में 2f से करेंगे तो 2f², फिर -f को +v से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस vf। इस परिस्थिति में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये 2f², ये 2f² है, ये कट जाएगा। अब जो बचा उसको आप लिख दीजिए। तो क्या बचा, आपके पास बचा ये प्लस है uv -uf, अच्छा ये 2vf है, ये -vf है, तो इसको राइट साइड कर देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2vf -vf। कोई दिक्कत, बस से इस चीज को हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। इसको फिर लिख सकते हैं uv -uf इज इक्वल टू, 2vf में से एगो vf चल जाएगा तो क्या बचेगा, vf। यहां एक काम करते हैं, हम करते ये हैं कि ये दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड में हम UVF से भाग देते हैं। हम क्या करेंगे कि UVF से दोनों तरफ भाग देंगे, दोनों तरफ भाग देने पर UVF से दोनों तरफ हम भाग देंगे। किस में, तो ये जस्ट जो ऊपर का हमारा आया है ना, इसको हम इसमें दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा UV बटा UVF माइनस UF बटा UVF इज इक्वल टू VF बटा UVF। कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरफ से भाग दे सकते हैं। अब जब आप दोनों तरफ से भाग दे दिए तो यहां देखिए अब क्या होगा, जब आप दोनों तरफ UVF से भाग देंगे तो UV से ये UV कट जाएगा, ये UV से ये UV क्या होगा, ये कट जाएगा, इस UF से ये U और F कट जाएगा, इस VF से ये VF कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए क्या होगा, अब हम चाहेंगे क्या, सीधे यहां लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये -1/v है तो इधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/a बराबर 1/v अब प्लस 1/u। अब देखिए तो क्या सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस तरह से करके हम लोग दर्पण सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण सूत्र में बस एक बात का ख्याल रखना है
करेंगे क्या, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे और वस्तु को रखेंगे हम कहाँ, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा F के बीच बनेगा। वही काम हमने किया है, सिंपल सा चीज है। तो जब ये चीज आप कर दिए तो बस सबका नामकरण आपने कर दिया और खोजना यही है, ये दो त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, बस यही ध्यान है इसमें कि अगर इन दोनों त्रिभुज, आप इन दोनों त्रिभुज को चिन्हित कर लें और इस दोनों त्रिभुज को चिन्हित कर लें, फिर इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप हैं, समरूप हैं तो निश्चित रूप से इनकी सभी भुजाएं, जो सभी भुजाएं होंगी वो मान लो कि ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती होती है, आधार की भुजा आधार भुजा के समानुपाती होगी, कर्ण की भुजा कर्ण भुजा के समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती है तो समानुपाती के हिसाब से उसको मैंने क्या किया, लिख दिया। जब सब कुछ आप लिख देते हैं तो यहां ध्यान रखना है, चूंकि आपको UVF से काम करना है, आपको UVF चाहिए, तो UVF चाहिए तो बस P से सबकी दूरी मापी जाती है। अब अगर ये दिया है तो पूरा माइनस ये दिया है तो पूरा माइनस ये तो PF ऑलरेडी है ही, अतः इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि 1/F इज इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/U। अगर इसी चीज को उत्तल दर्पण में सिद्ध करना हो तो उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण में अगर ये दर्पण सूत्र जो होता है, इस दर्पण सूत्र को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फोकस 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U कहने का मतलब है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तथा जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।